अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। 3 तोहफे ईद के 3 दिन में जनाब 3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिसने सारे के सारे खेल को ना सिर्फ खोल के रख दिया है बल्कि इस खेल के खुलने से ज़मान पार्क सरकार का खेल अब वाइंड अप होता हुआ बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ नज़र आ रहा है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कल शाम होने वाले एक अहम ऐलान ने ज़मान पार्क की बत्तियाँ को गुल कर दिया है। वहाँ पर शाम गरीबा का मंजर है और दरो दीवार पर से उदासी जो है वो टपक रही है और ज़मान पार्क के इर्द गिर्द में ना कोई बंदा नज़र आ रहा है ना कोई परिंदा नज़र आ रहा है। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो नहीं पंजाबी में कहते हो जड़ा ना बनेरे ते खलो के इंजन करके देखता पे कि जनाब कोई तो आ जाए जिससे मैं ईद मुबारक कह सकूँ, लेकिन दूर दूर तक कोई भी बंदा बनेरे तो क्या सड़क के पास से भी गुजरता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि कहीं यहाँ पर उतरी हुई नहूसत के साए मुझको भी अपनी लपेट में ना ले लें। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ये जो तोते शोते उड़ रहे हैं ज़मान पार्क सरकार की, इसकी क्या वजूहात हैं। अब यकीनी तौर पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 3 तोहफे या 3 सरप्राइजेज़ हैं इनके ये कौन कौन से हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और किस तरीके से इनके नताइज होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि ज़मान पार्क सरकार का खेल किस तरीके से ख़राब हुआ और इस खेल के ख़राब होने से अब कौन से नताइज हासिल हो गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ है जिसको आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कल एक वीडियो मैंने की थी जिसके अंदर मैंने आपको दो इन्फॉर्मेशन दी थी। एक मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हैं हमारे साबिक कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, अब तो वो रिटायर्ड हैं यकीनी तौर पर, सलमान फ़याज़ गनी साहब, और उनके साथ साथ कुछ दीगर अफसरान थे, 17 अफसरान, और इनको फ़ौज से टाटा गुड बाय कर दिया गया है। और मैंने आपको ये बताया था कि इनका ट्रायल नहीं हुआ, इनको जो है वो इंज़बाती कार्रवाई के ज़रिए अलग किया गया है। और वो जो फ़र्क आ रहा था DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और जिस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गर्म थी, वो मैंने ज़रा आपके साथ चीज़ों को शेयर किया था। लेकिन उसके ऊपर जो मुख्तलिफ वीडियो देखने के बाद जो कमेंट्स आए, जो धमकियाँ मिली, वो उसके ऊपर ज़रा मैंने ये सोचा कि कुछ उसकी ख़बर को ज़रा एक मरतबा फिर क्लैरिटी के साथ आपको बयान कर दिया जाए। हो सकता है कि मेरी तरफ से उस चीज़ को बयान करने में ज़रा कोई कमी रह गई हो या शायद किसी तरह का कोई इबहाम क्रिएट हो गया हो। सबसे पहली बात यह है कि DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 2 इंक्वायरीज़ की गई थी, फ़ौज के अंदर ही से इन इंक्वायरीज़ को कंडक्ट किया गया था, और इन इंक्वायरीज़ की रिपोर्ट मिलने के बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल और उसके साथ साथ जो हैं 3 ब्रिगेडियर्स और कुछ और दीगर अफसरान को जो है वो फौरी तौर पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है, उनको फारग कर दिया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि 3 मेजर जनरल्स समेत और उसके साथ साथ तकरीबन 7 ब्रिगेडियर्स समेत और दीगर अफसरान जो हैं वो इस वक्त उनके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी चल रही है, और जैसे ही उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी कंप्लीट होगी उनके ख़िलाफ़ भी लिए जाने वाले एक्शन से आगाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि, और साथ उन्होंने इस बात की वजाहत की कि फ़ौज के अंदर एक उनका इंटरनल सेटअप है, और जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी वो इस वजह से इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी कि ये जो 9 मई को हुआ था उसके अंदर ये जो फ़ौजी तनसीबात थी इनको नुकसान पहुंचाने से रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, और जो ये सिक्योरिटी SOPs हैं इनके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। और साथ ही DG ISPR की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि फ़ौज के अंदर जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, और जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी उतना ही ज़्यादा जज़ा और सज़ा। ये एक मुरवजा असूल है जो फ़ौज के अंदर जो है वो मौजूद रहता है। अच्छा, इस बात को लेकर बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर किया, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोर कमांडर लाहौर सलमान फ़याज़ गनी साहब का रिश्तेदारी है चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ, और इस रिश्तेदारी की वजह से एक नेक्सस बनता है कोर कमांडर लाहौर, चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और इमरान खान, और इस नेक्सस के नतीजे के अंदर ये जो कार्रवाई है वो हुई थी, और बुनियादी मकसद इसका एक बगावत क्रिएट करना था। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा पोस्ट भी मौजूद थी, और कुछ दोस्तों की तरफ से इसके ऊपर वीलॉग्स भी किए गए थे। इस सिचुएशन के ऊपर एक अहम तरीन शख्सियत के साथ जब रब्ता किया गया
मेरी तरफ से, तो उन्होंने मुझे क्लैरिटी के साथ ये बताया कि ये जिन लोगों के बारे में DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया गया कि इनको हटा दिया गया है, इनके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं हुआ। ट्रायल का मतलब ये है कि इनके खिलाफ कोई कोर्ट मार्शल की कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इन तमाम लोगों का कोई वो जो है कनेक्शन साबित हुआ है 9 मई के वाक़यात के प्लानर्स के साथ, उसके सहूलतकारों के साथ, उसके मास्टरमाइंड्स के ख़िलाफ़। इन तमाम अफराद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई वो इंज़बाती कार्रवाई थी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। इसका 9 मई के वाक़यात के साथ, यानी 9 मई के वाक़यात में इन लोगों का किसी भी तरह का कनेक्शन वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ और इंक्वायरी के दौरान भी 9 मई के वाक़यात के एस्पेक्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन जो SOPs थे उनको फॉलो ना करने की वजह से इनको जो है वो घर जाना पड़ा। एक ये वाला पोर्शन था उस वीडियो के अंदर और ये मेरा ख्याल है कि इसी तरीके से मैंने कमोबेश उस वीडियो के अंदर भी कल की वीडियो में आपके सामने रखा था। दूसरा एस्पेक्ट था 102 अफराद का ट्रायल और इस हवाले से भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी इसका जिक्र आया था, DGISPR की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र आया था और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने इस बात की वजाहत भी की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। होता क्या है? होता ये है कि पाकिस्तान की अदलिया में जिस तरीके से इमरान खान की मोहब्बत उमड़ी पड़ी है वो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का जिक्र भी किया गया था कि जनाब इन लोगों का ट्रायल हो रहा है और ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही होगा। वो जो सोर्स जिसके साथ मेरी गुफ्तगू हुई उन्होंने भी इसी तरह की बात की, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर बताया कि जनाब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास मौजूद हैं और वो उनका ट्रायल हो रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में। 9 मई के वाक़यात के तहत इनको गिरफ़्तार भी किया गया था, लेकिन इनका ताल्लुक माजी में दहशतगर्दी के वाक़यात से भी जाके जुड़ता है। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इनमें से बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो लोग थे जिनको इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से बुलाया गया था, पाकिस्तान के अंदर इनको लाया गया था, सवात के एरियाज़ के अंदर इनको प्लांट किया गया था। वहाँ पर इस हवाले से ख़बरें भी आई थी और उस वक़्त PTI की जो गवर्नमेंट थी KP में वो इसके सवाल उठाने वालों के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात भी आयद करते रहते थे और वो ये कहते थे कि जनाब ये वो लोग नहीं हैं जो हम वहाँ से लेके आए हैं। अलबत्ता जब यहाँ पर लाहौर में इमरान खान साहब आते हैं या जब ज़मान पार्क में मौजूद रहते हैं, जब भी जिक्र होता है इमरान खान की गिरफ़्तारी का, तो इमरान खान की रेड लाइन के ट्रेंड भी चलते हैं और मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ये वो दो शख्सियात हैं जो इस तरह के कैरेक्टर्स को लेके भी आते हैं और ज़मान पार्क या बनी गाला में इन लोगों को प्लांट भी करते हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक्शन हुआ था लाहौर में, जब तकरीबन 24 घंटे तक पुलिस की कार्रवाई हुई थी इमरान खान साहब के वारंट के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए और इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी नहीं हो पाई थी, उस वक्त भी दर्जनों लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। दर्जनों वीडियो जो सामने आई थी जिनमें ऐसे लोगों की निशानदेही हुई थी जिनका ताल्लुक कालादम तंजीमों से था और वो माजी में कालादम तंजीमों के तहत होने वाली एक्टिविटीज़ में शामिल भी रहे थे। अब ये जो लोग सामने आए इनका ताल्लुक भी उन्हीं कनेक्शंस के साथ है और ये भी माजी के अंदर बहुत ज़्यादा मतलूब रहे हैं, लिहाजा इनके ऊपर जो ट्रायल चल रहा है 9 मई का ट्रायल तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन माजी में होने वाली वारदातों के कनेक्शंस इस्टेब्लिश होने पर जो पिछले मुकदमे हैं उन्होंने भी तो खुलना है। जब वो वाले मुकदमे खुलेंगे तब उनकी समाअत भी होगी और इन लोगों को 9 मई के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत इनको वहाँ से फारग भी कर दे तब भी दहशतगर्दी के पुराने वाक़यात में मुलव्वस होने की बिना पर इन तमाम लोगों का ट्रायल होगा और वो ट्रायल जारी रहेगा। जब ये वाले कनेक्शन साबित होंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि वो कौन सा सिस्टम है जो अपने इस तरह के मुल्ज़मान को रिहाई की इजाज़त देगा। दूसरा पहलू ये है कि एक मैसेज भी देना था और वो मैसेज ये था कि जनाब ये हमारे मुल्ज़म हैं,
ये इनको सज़ाएं हमने देनी हैं, इसके अंदर हमने किसी और सिस्टम के तहत होने वाली समातों को किसी भी तौर पर कबूल नहीं करना। और ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अब हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हों, फ़ौजी अदालतों में चलने वाले ट्रायल की में दी जाने वाली सज़ाओं पर अमल दरामद होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ज़्यादातर एट लार्ज जो सज़ाएं हैं मिलिट्री कोर्ट से दी जाने वाली उनको बहाल रखेंगी और इसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जो रिज़ॉल्व है वो रिज़ॉल्व अपनी जगह पर मौजूद है, वो तमाम कनेक्शंस जो इस्टेब्लिश हो चुके हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ स्टेट की तरफ से इस बात का इजहार भी मौजूद है कि हमने जो स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर और स्टेट की इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो सियासत करने वाले लोग हैं इनको किसी भी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी और इनके साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा, और इसके ऊपर ही अमल दरामद किया जा रहा है। कल की वीडियो में ही मैंने आपको इस बारे में भी बताया था कि ये जो जुलाई का महीना है, इस जुलाई के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, और मुमकिन तौर पर मैंने आपको एक वीडियो की थी अम्ब डिप्लोमेसी, मैंने आपको बताया था कि वो तो आमों के ज़रिए शहबाज शरीफ IMF का पैकेज ले आया, लेकिन वो तमाम लोग जो माजी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ करते रहे थे, जुलाई एक आखिरी महीना है जहाँ पर आम अवेलेबल होंगे, और वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो भाई जेल में बैठ के हुण अम्ब भी चूसेगा। ये इस तरह की जो सिचुएशन थी ये ऐसे ही चल रही है। लिहाजा अगर कोई इबहाम था तो मेरा ख्याल है कि इस वजाहत के बाद उस इबहाम को दूर हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, जो 3 डेवलपमेंट्स हैं या वो 3 तोहफे हैं जो मौजूदा हालात के अंदर सामने आ रहे हैं, और उन तमाम के जो ताने बाने हैं वो भी इस सिस्टम के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हैं। मिसाल देता हूँ आपको। पहला कोशिश जो की गई थी वो ये की गई थी कि किसी न किसी तरीके से फॉरेन नेक्सस को इस्तेमाल करते हुए इस बात को इस्टेब्लिश किया जाए या इस बात को सामने लाया जाए कि जनरल आसिम मुनीर साहब किसी भी तरीके से वो उनका जो कमांड है वो एक डेमोक्रेटिकली वो नहीं है, बल्कि वो जिसे हम कह सकते हैं डिक्टोरियल माइंडसेट के हामिल हैं। और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया, और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ यूरोपीय ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ बसेस को LED स्क्रीन के साथ सजाकर शहरों के अंदर घुमाया गया, और पाकिस्तान में होने वाले 9 मई के वाक़यात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया गया कि जनाब ये इमरान खान की जमात के ख़िलाफ़ एक सोचा समझा मंसूबा था। और फिर इस बात को मुख्तलिफ़ जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर जो मौजूद मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ भी शेयर किया गया। लेकिन कल और ईद के पहले दिन जब बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुलकर आ रही थी, वहाँ पर इस बात को भी इस्टेब्लिश किया गया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो किसी भी तरीके से उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां पर इमरान खान या उनके लोग उनको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये जो दूसरा हिस्सा है इसका वो भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है, जहां पर ये बात साबित हो रही है कि इमरान खान साहब ख़ुद को अबव द लॉ समझते हैं। और अभी रिसेंटली मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, चाहे वो अल जज़ीरा पर हों, न्यूयॉर्क टाइम्स में हो या वाशिंगटन पोस्ट में हो, या इसके अलावा बहुत सारे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने इमरान खान के इंटरव्यूज़ किए, वहाँ पर इमरान खान को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया गया और इमरान खान के पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। और इसका मतलब ये है कि एक काउंटर आर्गूमेंट भी इमरान खान के हवाले से डेवलप किए गए, और उसके नतीजे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बेल आउट किया गया। ये उसके नतीजे में जो पाकिस्तान की मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, वो ना सिर्फ दूर हुई बल्कि ईद के पहले दिन पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने पारा चनार में एक साथ नमाज ईद अदा करके और फौजी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करके इस बात का सबूत दिया कि जनाब हम नेशनल इश्यूज़ पर एक साथ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ दूसरी डेवलपमेंट या दूसरा तोहफ़ा था IMF के साथ होने वाली डील। बहुत सारे लोग बशमूल मेरे ये मानना दुरुस्त है
कि इस IMF डील का जो बैकलैश है ये मेरे और आप पर आएगा, लेकिन हम इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अगर हमें इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसीज में अपनी रेटिंग को बेहतर करना है, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के अंदर मौजूद मुख्तलिफ डोनर्स को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है और पाकिस्तान में बुलाकर उनसे इन्वेस्टमेंट करानी है, तब हमारे लिए IMF के प्रोग्राम में जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और वो तमाम लोग जो इक़्तिदार से हटने के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो डील थी उसको ख़राब करने में मसरूफ़ थे, वो ऑडियो लीक्स हमारे पास शौकत तरीन की मौजूद हैं, जब वो जो है तैमूर झगड़ा और ये जो थे लगारी साहब, जो मोहसिन लगारी साहब जो वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब में थे, वो हमारे सामने मौजूद हैं, जो इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक अनरेस्ट क्रिएट करने का बुनियादी मकसद ये था कि इस्टेब्लिशमेंट को बो डाउन किया जाए, उन्हें घुटनों के बल झुकाया जाए। लेकिन ये वाला भी मामला ना सिर्फ ख़त्म हो गया बल्कि IMF ने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद भी किया और उसके नतीजे में बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स इकनॉमिक फील्ड के अंदर होने जा रही हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो मुद्दत के ख़ात्मे से एक दिन भी ज़्यादा इक़्तिदार में नहीं रहना चाहते। लिहाजा वो एक बहस जो जारी थी कि जनाब हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत के अंदर तोसी चाहती है, 1 साल इजाफ़ा करना चाहती है, या इलेक्शंस अभी भी नहीं होंगे, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किए जाने वाले इस ऐलान ने यकीनी तौर पर इस तरफ भी जो है इस तरह की प्लानिंग के ऊपर भी ना सिर्फ मिट्टी फेर दी है, बल्कि उन्होंने एक बात नहायत वजाहत के साथ भी बयान कर दी है कि जनाब सिस्टम के अंदर रहते हुए ही अपने लिए कोई ना कोई गुंजाइशें हासिल करना होती हैं। जब आप सिस्टम से टकराएंगे, सिस्टम की ताकत के साथ टकराएंगे, तो फिर सिस्टम भी उसी ताकत के साथ आपको जवाब देगा, और जब सिस्टम आपको जवाब देगा तो शायद ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये वही इमरान खान साहब हैं जो गुज़िश्ता 1 साल से दुम पर खड़े हो कर इस बात का ऐलान करते थे कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, लेकिन 9 मई के बाद से आपने इमरान खान के मुँह से एक मरतबा भी इस तरह की कोई बात नहीं सुनी होगी कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इस इलेक्शंस के अंदर इमरान खान की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। और ये बात भी तय है कि आने वाले 30 दिन के अंदर इमरान खान की रही सही पॉलिटिकल ताकत और उनके पास वो जो बयानिया था कि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, ये दोनों चीज़ें भी उनसे छिन जाएंगी। अगले 30 दिन इमरान खान की सियासी जो बढ़तरी है उसके ख़ात्मे का भी जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इमरान खान के वो जो कहते थे ना कि मैं जहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ लोग वहाँ पर एकदम आ जाते हैं, यानी पब्लिक पॉपुलैरिटी, इस महीने के अंदर ये दोनों के दोनों जो बाकी इमरान खान के पास चीज़ें रह गई हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगी, और इसी दौरान इमरान खान के ऊपर सबसे बड़ा वार होगा। और इमरान खान के से ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं इनको भी इमरान खान से दूर कर दिया जाएगा, और उसके बाद इमरान खान के पास कोई ठिकाना बाकी नहीं बचेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।